तो एक काम करते हैं, आज हम लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। प्रोजेक्ट दे दीजिएगा घर में। हाँ, और अगर प्रोजेक्ट आपको हम होमवर्क करते हैं नहीं होगा तो उसको हम फिर बता करके बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग न्यू पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक का अगर लिस्ट देखा जाए, नहीं दिखना चाहिए। अच्छा नहीं दिख रहा है, वेट 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 वेट। अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है सी लैंग्वेज में, टर्बो सी में। तो क्या तरीका बताया था हमने, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। इससे क्या होता है, वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए, वो सिंगल लाइन कमेंट का तरीका है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ऐसा करते हैं। अगर तरीके से देखा जाए तो इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको प्री प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए, प्री प्रोसेसर कमांड। अब प्री प्रोसेसर कमांड में हमने दो कमांड के बारे में पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। क्या क्या, एक इंक्लूड और दूसरा डिफाइन। इंक्लूड और दूसरा डिफाइन। प्री प्रोसेसर कमांड के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपको पता, हेडर फाइल। अब हेडर फाइल से रिलेटेड सीधी बात, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेडर फाइल को इंक्लूड करना, क्या करना, हेडर फाइल को इंक्लूड करना, और हेडर फाइल को क्रिएट करना, कोई नया हेडर फाइल अपने हिसाब से बनाना। थर्ड मुझे क्या पता होना चाहिए, तो थर्ड पता होना चाहिए हमें डेटा टाइप के बारे में। क्या, डेटा टाइप के बारे में। अब अगर डेटा टाइप की बात करें तो मेनली इंट, कैर, फ्लोट और डबल, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि डेटा टाइप के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल की बात अगर करें हम तो वेरिएबल पता होना चाहिए। और अगर वेरिएबल आपको पता है तो वेरिएबल में भी मुझे देखना है क्या, लोकल, और दूसरा क्या, ग्लोबल। दूसरा क्या, ग्लोबल पता होना चाहिए। अगर लगे हाथ हम देखना चाहें तो एक चीज़ और देख सकते हैं, दैट इज स्टोरेज क्लास। सी लैंग्वेज में क्या होता है, अ स्टोरेज क्लास दैट इज रिलेटेड टू वेरिएबल। ये किससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कहीं कोई वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, पहले डेटा टाइप लिखते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हो। जैसे हमने लिखा इंट और क्या लिखा, नम, करेक्ट। अब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये डेटा टाइप हुआ, इंट क्या हुआ, डेटा टाइप, नम क्या हुआ, वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं भी लिखते हैं तो भी इसके पहले कुछ लिखा हुआ रहता है। अगर हम कुछ भी ना भी लिखें तो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और उसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्लास। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो दिखेगा कैसे? क्या, तो दिख ही नहीं रहा ना, काली है। हाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन समझना है अगर हम नहीं लिखे हुए हैं कुछ तो भी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, जिसको आप बोल सकते हो डिफ़ॉल्ट। क्या बोल सकते हो, डिफ़ॉल्ट बोल सकते हो। अगर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं तो भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट। और इसके अलावा हम क्या और लिख सकते हैं, तो जो हम लिख सकते हैं यहाँ कीवर्ड, उसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्लास। क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्लास। अगर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे आप समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, ऑटो। क्या लिखा हुआ है, हम कुछ भी नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, लिखे चाहे नहीं लिखे एक ही मतलब है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टैटिक। क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक, ये चीज़ मैं। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक के अलावा और हम लिख सकते हैं ग्लोबल। क्या लिख सकते हैं, ग्लोबल। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अलावा, इसके अलावा हम लिख सकते हैं रजिस्टर। तो ये जो हम लिखे यहाँ पे रजिस्टर लिखे हैं, चलो मैं एक ही साथ दिखा दे रहा हूँ, वही समझाना चाह रहा है। ऑटो इंट नम हमने ऐसे लिखा, रजिस्टर लिखा, ऑटो लिखा, या हम एक्सटर्न क्या लिखे, एक्सटर्न इंट नम ऐसे लिखे, या फिर हमने क्या लिखा, या हमने लिखा स्टैटिक इंट नम। तो ये देखो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, इंट क्या है, डेटा टाइप, समझ रहे हो हाँ कि ना,
नम क्या है? वेरिएबल। इसमें भी इंट क्या है? डेटा टाइप। नम क्या है? वेरिएबल। यहाँ डेटा टाइप वेरिएबल। लेकिन इस वाले डिक्लेरेशन में देखो कि हमने रजिस्टर लिखा हुआ है, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर को बोलेंगे स्टोरेज क्लास। क्या बोलते हैं? ये जो ऑटो लिखा हुआ है ये क्या है? ये भी है स्टोरेज क्लास। ये जो एक्सटर्नल लिखा हुआ है वो भी क्या है? स्टोरेज क्लास। ये जो स्टैटिक लिखा है वो क्या है? ये भी है स्टोरेज क्लास। तो ये क्या चारों कहलाया? स्टोरेज क्लास। चलिए, ये तो आप बोलोगे कि सर आपने बता दिया कि स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है, लेकिन ये क्या करता क्या है? क्यों इसकी जरूरत पड़ी? और हम क्या कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी वहां क्या लिखा हुआ रहता है? तो कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वहां क्या लिखा रहता है? ऑटो लिखा हुआ रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो। लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही मतलब है। अब रही बात, सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि स्टोरेज क्लास है क्या? स्टोरेज क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा मेरे दिमाग में? व्हाट? क्या है स्टोरेज क्लास? क्या बोलेंगे? इज अ कीवर्ड। क्या है ये? कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है? हाँ, कीवर्ड कहने का मतलब रिजर्व वर्ड, और जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका कि मतलब पहले से डिक्लेयर्ड है। किसका क्या मतलब होगा? मतलब जिस वर्ड को लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहेंगे? कीवर्ड कहेंगे। जैसे कि अगर मैंने कहीं लिखा फॉर, तो फॉर को पहचानता है, तो फॉर क्या है? कीवर्ड। लेकिन अगर मैंने कहीं लिखा एज कोई कीवर्ड है? नहीं, ये कोई कीवर्ड नहीं है। अगर हम इसको वर्ड बोलेंगे, कीवर्ड नहीं बोलेंगे। तो स्टोरेज क्लास क्या है? कीवर्ड है। अब सवाल ये आता है कि क्यों है ये कीवर्ड? क्या करता है ये? तो क्या बोलेंगे? यूज टू specify character of a variable that will include। अब एक वेरिएबल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा, ये जो तय करता है उसी को क्या कहेंगे? स्टोरेज क्लास बोलेंगे। जो किसी वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज डिसाइड करता हो ऐसे कीवर्ड को स्टोरेज क्लास बोलेंगे। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका? तो पहला कि इसका स्कोप क्या होगा? पहला क्या कैरेक्टर तय करता है? स्कोप। दूसरा क्या तय करता है स्कोप के बाद? स्कोप के बाद क्या तय करता है? लाइफ। क्या तय करता है? लाइफ। और तय क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू। क्या तय करता है? डिफॉल्ट वैल्यू। और तीसरा चौथा जो तय करता है वो करता है लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली स्टोरेज क्लास क्या तय करता है बच्चा? तो स्टोरेज क्लास ये तय करता है कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। स्कोप कहने का मतलब समझते हो? दायरा, मतलब कहाँ वो इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। मान लो कि कोई एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के ब्लॉक में कोई वेरिएबल बना लिए, तो उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है? विद इन द फंक्शन। फंक्शन के बाहर हम यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को डायरेक्ट। तो स्कोप का मतलब होता है दायरा। जो नहीं हो पढ़ा लिखा है वो भी बोलता है यहाँ नौकरी उकरी का स्कोप ना है उतना। स्कोप मतलब क्या? दायरा, है ना। तो यहाँ पे जॉब के लिए कोई स्कोप नहीं है, मतलब कोई क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं है उसके लिए। तो पहला चीज क्या है? स्कोप। एक वेरिएबल का क्या स्कोप होगा कौन तय करेगा? स्टोरेज क्लास। उस वेरिएबल का लाइफ कब तक होगा, मतलब जब ब्लॉक खत्म हो जाए तभी वो वेरिएबल डिलीट हो जाए, कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो तब वो वेरिएबल डिलीट हो। वेरिएबल है तो डिलीट तो होगा ही क्योंकि टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन उस वेरिएबल का लाइफ कब तक रहेगा? अब अगर मान लो कि एक ब्लॉक हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक और उसमें एक वेरिएबल बनाया है, ब्लॉक जैसे ही खत्म तो वेरिएबल खत्म, कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए।
ये बातें कौन तय करेगा? कौन सा कैरेक्टर? तो लाइफ वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तय करेगा कि उस वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या होगा। लाइफ स्पैन समझ रहे हो ना? कब तक वो जिंदा रहेगा प्रोग्राम में, ब्लॉक के एंड तक कि प्रोग्राम के एंड तक। ये दो ऑप्शन होता है। स्कोप का मतलब होता है विद इन ब्लॉक या इनसाइड द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कि किसी खास ब्लॉक तक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि मान लो कोई वेरिएबल हम बनाए और उसको इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज मतलब समझते हो? उसमें हमने कोई वैल्यू पुट नहीं किया। तो अगर हम कोई वेरिएबल बनाए और उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा, 1 रहेगा या गार्बेज रहेगा। अनप्रेडिक्टेबल जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। जो अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब आप कोई वेरिएबल बनाए और उस वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा तो उसमें वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा? 0, 1 या गार्बेज। ये भी कौन तय करेगा? अ स्टोरेज क्लास। क्लियर है? लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलेगी? तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलता है? रैम में। वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं जिसका हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, बार बार यूज करना होता है। मान लो एक प्रोग्राम है, उसमें एक एम्प्लॉय का फोन नंबर या नाम बार बार यूज करना है मुझे, तो क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो अपने स्टडी टेबल पे कुछ बुक्स को या कुछ आप रखते हो, पेन या चीज़ों को, है ना? अब बाकी जो उसको लगातार यूज नहीं करना होता है उसको आप अलग रखते हो, और जिसका आपकी बार बार यूज करना होता है उसको कहाँ रखते हो? अपने नियर अबाउट। तो ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम में अगर एक ही वेरिएबल को बार बार यूज करना है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि हमारे सिस्टम का मैनेजर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि ऐसा करो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, नेम नाम का जो वेरिएबल है, उसको रैम में ना स्टोर करके सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करवा दो। कहाँ स्टोर करवा दो? सीपीयू रजिस्टर में, क्योंकि जिस डेटा को प्रोसेस करता है प्रोसेसर, वो कहाँ से उठाता है? सीपीयू रजिस्टर से। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले जो डेटा हमारा स्टोर है, पहले से इंस्टॉल्ड है, वो हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव से कहाँ लोड होता है? रैम में। रैम से जाता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से जाता है सीपीयू रजिस्टर के अंदर, और सीपीयू रजिस्टर से प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से? रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जिसका कि हमें बार बार यूज करना है, इसको कहाँ स्टोर कर दो? रजिस्टर में स्टोर करो। सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करो एक वेरिएबल बना करके। सारी बात समझ में? तो ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि हम रजिस्टर लिख दिए तो इस बात की गारंटी है कि उस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिल जाएगा? सीपीयू रजिस्टर में। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई आदेश नहीं है। कमांड और रिक्वेस्ट में अंतर समझते हो ना? कमांड मतलब उस चीज़ का होना ही होना है, रिक्वेस्ट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद रहेगा? तो एक प्रोग्राम में जो आप वेरिएबल बनाते हो, अगर कोई पूछे कि उस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिल सकती है, तो क्या बोलोगे? या तो रैम में या सीपीयू रजिस्टर में। लेकिन सीपीयू रजिस्टर में तभी जगह मिलेगा जब आप रिक्वेस्ट करोगे, और रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्टोरेज क्लास का। किसका यूज़ किया जाता है? स्टोरेज क्लास का। तो अब बताओ हमें कि स्टोरेज क्लास अगर कोई पूछे कि क्या है, तो क्या बोलोगे? स्टोरेज क्लास इज अ कीवर्ड, है ना? अब रही बात कि स्टोरेज क्लास का क्या यूज है सी लैंग्वेज में, तो क्या जवाब देंगे इसका? स्टोरेज क्लास एक्चुअली जब कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो डेटा टाइप लिखते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हो। जो आपने डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप से पहले जो कीवर्ड यूज होता है उसी को कहते हैं स्टोरेज क्लास। अगर हम नहीं भी
कोई स्टोरेज क्लास का नाम लिखें एक वेरिएबल को बनाते वक्त, तो बाय डिफॉल्ट वहां भी एक स्टोरेज क्लास यूज होता है और उसको कहते हैं डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस कीवर्ड से, उसको बोलते हैं ऑटो। बोलेंगे डिफॉल्ट लेकिन उसको लिखेंगे क्या? ऑटो। अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख देगा सी लैंग्वेज? ऑटो लिख देगा। समझ में आ रही बात? अब इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्न लिख सकते हैं, स्टैटिक लिख सकते हैं, स्टोरेज, ये एक्सटर्न लिख सकते हैं, रजिस्टर लिख सकते हैं, ऑटो लिख सकते हैं, स्टैटिक लिख सकते हैं। अब स्टोरेज क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्या बोलेंगे? स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल का 4 प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल का 4 प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। कौन कौन सा? स्कोप, मतलब वो वेरिएबल का क्या दायरा होगा, क्या स्कोप होगा, क्या लाइफ होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, और उसे मेमोरी कहां मिलेगी। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखें क्या? हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है नॉर्मली वेरिएबल्स का। लेकिन जब आप कोई स्टैटिक टाइप का स्टोरेज क्लास यूज करोगे किसी वेरिएबल को बनाते वक्त, तो उसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0, न कि गार्बेज रहता है। और अगर आप स्टैटिक नहीं यूज किए हो तो क्या रहेगा? गार्बेज रहेगा। क्लियर? और इसको हम लोग एक इसकी मदद से समझते हैं। एक हम लोग यहां पे लिखते हैं स्टोरेज क्लास इन सी। अब मुझे इसका एक इमेज चाहिए, डायरेक्ट इमेज चाहिए, नथिंग मोर। अब ये इमेज डायरेक्ट मैं क्यों ले रहा हूं? समझ में आ रही बात? ये समझाने के लिए चारों पॉइंट्स को कि क्या होता है। यहां आते हैं हम लोग पहले इमेज के ऊपर। इनलार्ज कर लेते हैं इसको। इमेज चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये चाहिए। देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज क्लास ऑटो है ना। अब इनिशियल वैल्यू क्या होता है इसमें? गार्बेज। स्कोप क्या होता है? विद इन द ब्लॉक। लाइफ क्या होता है? एंड ऑफ द ब्लॉक, एंड ऑफ द ब्लॉक। एक्सटर्न, एक्सटर्न को ग्लोबल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोबल। और ग्लोबल को भी मेमोरी कहाँ मिलती है? डेटा सेगमेंट कहने का मतलब रैम में, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसका? 0। और इसका स्कोप क्या होता है? पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। ग्लोबल, मल्टीपल फाइल्स, है ना। टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा ग्लोबल टाइप का वेरिएबल खत्म नहीं होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं स्टैटिक के तरफ। और स्टैटिक को भी मेमोरी कहाँ मिलती है? मतलब रैम में। इनिशियल वैल्यू इसका क्या होता है? 0। गार्बेज नहीं होता है, 0 होता है। और लेकिन इसका स्कोप कहाँ है? विद इन द ब्लॉक, विद इन द ब्लॉक। और ये कब तक जिंदा रहता है? मतलब इसका लाइफ कब तक रहता है? टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं करता है। चौथा क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर को मेमोरी कहाँ मिलती है? सीपीयू रजिस्टर में। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है? गार्बेज। तो ऑटो और रजिस्टर दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? गार्बेज। स्कोप क्या होता है? विद इन द ब्लॉक, मतलब सबका स्कोप विद इन द ब्लॉक है एक्सेप्ट ग्लोबल का, जिसको एक्सटर्न कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका लाइफ कब तक है? एंड ऑफ द ब्लॉक, रजिस्टर वाले का। बस ये पॉइंट याद रखना। अब मैं लैब करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां आते हैं कि पहले बाकी पॉइंट्स को भी लिख लें। लास्ट में एक बार कर देंगे। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं हटा देता हूं जितना मैंने टाइप करा। ये तो बस समझाने के लिए मैंने कुछ लिखा था पॉइंट्स, और रिकॉर्डिंग में है ही ये सारा कुछ। चलो स्टोरेज क्लास के बाद नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए मुझे? इफ एल्स आना चाहिए, और दूसरा क्या आना चाहिए? स्विच केस आना चाहिए। स्विच केस आना चाहिए। 2 चीजें।
कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट थिंग आना चाहिए उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जैसे गो टू। क्या? गो टू। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? ब्रेक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यू। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा पढ़ेंगे एग्जिट। क्या पढ़ेंगे? एग्जिट। तो ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट, ये तीन को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो प्रोग्राम को कभी भी बाहर कर सकते हैं, लूप से बाहर कर सकता है, या जो रिमेनिंग सेट ऑफ लाइन्स है उसको स्किप करवा सकता है। कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है? लूप। लूप की अगर हम बात करें तो मेरे को यहाँ पे दो तरह का लूप आना चाहिए। एक आना चाहिए एंट्री कंट्रोल लूप, क्या आना चाहिए? और दूसरा क्या आना चाहिए? एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एग्जिट कंट्रोल लूप का एक उदाहरण है, दैट इज डू व्हाइल, और एंट्री कंट्रोल लूप का दो एग्जाम्पल है, दैट इज फॉर एंड व्हाइल। नहीं, तो हमें लूप का नॉलेज होना चाहिए। लूप का अगर नॉलेज है, क्योंकि इसके बिना कोई भी हम रेपिटेटिव जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फंक्शन। फंक्शन में हमें देखना है कुछ इनबिल्ट फंक्शन को और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखेंगे। कुछ हमें लोग क्या देखेंगे? इनबिल्ट, और कुछ हम लोग क्या देखेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। फंक्शन के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए अपने को? रिकर्सन आना चाहिए। लगे यहाँ, जब कोई फंक्शन खुद को ही अपने ब्लॉक में कॉल करे तो इसे क्या कहते हैं? रिकर्सन कहते हैं। तो फंक्शन के बाद क्या है? रिकर्सन होना चाहिए। रिकर्सन के बाद क्या होना चाहिए? एरे होना चाहिए। एरे के बाद हमें, अब एरे में भी हमें क्या सीखना होगा? दो चीजें। एरे में कितनी चीजें? दो चीजें। क्या क्या? सिंगल डाइमेंशनल, और दूसरा क्या सीखना है? मल्टीनल एरे, ये आना चाहिए मेरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके बाद मुझे क्या आना चाहिए? पॉइंटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉइंटर आना चाहिए। अब पॉइंटर के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट थिंग क्या है जो हमें आना चाहिए? दैट इज अ स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अ स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? यूनियन आना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद यूनियन आना चाहिए। यूनियन आना चाहिए। यूनियन के बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमें वो आना चाहिए डीए में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आना चाहिए, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कैलॉक एंड मैलॉक के बारे में। बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। डीएमए से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें कि कैंडिडेट का टेस्ट होता है कि ये कितना डीप ड्राइव किया है, कितना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। डीएमए के बाद जो नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि देखो, अभी तक एक बात बताओ, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, करेक्ट, उसमें कोई डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन वो डेटा कब तक रहता है? जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, क्या होता है? उस प्रोग्राम का डेटा वैनिश आउट, मतलब क्लियर, डिलीट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम एंड हो, उससे पहले प्रोग्राम के डेटा को कहीं क्या कर लिया जाए? स्टोर करवा लिया जाए, कहीं अलग रख लिया जाए। लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं?
ऐसा करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होगा? फाइल हैंडलिंग का। मतलब ये सीधा सीधा कि एक प्रोग्राम के डेटा को प्रोग्राम एंड होने से पहले अगर हम चाहते हैं परमानेंटली स्टोर करवा लें किसी फाइल के ऊपर, तो प्रोग्राम के डेटा को फाइल पे राइट करवाना या फाइल के डेटा को प्रोग्राम में लोड करना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या कहते हैं? फाइल हैंडलिंग। अब लिटरली सोच करके देखो कि आप इतना प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम को रन करते हो, यूज़र से कुछ वैल्यू गेट करते हो, उस वैल्यू को प्रोसेस करते हो, कुछ रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा देते हो, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम आपका टर्मिनेट करता है तो जो आपने वैल्यू यूज़र से गेट किया था, जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रिपेयर हुआ था, वो सारा कुछ क्या होता है? डिलीट हो जाता है। क्या नेक्स्ट टाइम वो डेटा आप लेना चाहेंगे तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब सोचो कि आपने किसी का नंबर लिया, सेव किया, फ़ोन रीस्टार्ट करे, वो नंबर गायब हो जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। होना क्या चाहिए कि अगर रीस्टार्ट भी हो जाए फिर भी वो नंबर डिलीट ना हो, तो इसके लिए मुझे परमानेंटली उसको सेव करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार एक प्रोग्राम के डेटा को अगर हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइल हैंडलिंग का। क्लियर है? फाइल हैंडलिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है एनम। क्या बोलते हैं? एनम, एनमरेटर। एनम जब हम पढ़ेंगे तो एनम से मिलता जुलता एक चीज और हम पढ़ेंगे, टाइप डेफ। क्या पढ़ेंगे? टाइप डेफ। क्या पढ़ेंगे? टाइप डेफ के बारे में। क्या? तो यही हमारा कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है। क्या? अब इसमें से देखना ये बच्चा तुम लोगों को कि क्या क्या अभी तक कर चुके हैं हम लोग। पॉइंटर बाकी है, स्ट्रक्चर कहाँ बताया था? स्ट्रक्चर तो सर बता दिए थे ना, दोनों को मिलाकर सर बताने के लिए बोले थे। स्ट्रक्चर और यूनियन कंपेयर करते सर। पॉइंटर से सर रिकर्सन भी बता दिए। रिकर्शन भी बाकी है, उसके बाद से फाइल हो गया था रिकर्सन। अरे तुमने किया नहीं ये भी आई थी हम आ गए। रिकर्सन में बताई थी ना। हाँ आते याद आया, हमने आते होगा, वीडियो भी होगा। रिकर्शन का मतलब होता है बार-बार अ फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे किसी टास्क को रिपीट करने के लिए, टू रिपीट, किसी टास्क को रिपीट करने के लिए अगर हम एक फंक्शन को उसी से कॉल करवाएं तो ये कहलाता है, हो गया सब, तो इसे कहते हैं रिकर्सन। अब एक ब्रेक लेते मतलब फ्यूचर के बारे में 800 साल बाद क्या होगा, महाभारत परिवार सबका है, कर्ण अर्जुन। मुझे सवाल भूल गई। अगर हम लोग हैश यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड है। और अगर मैं लिख रहा हूँ stdio.h, ये क्या है? हेडर फाइल है। उसके बाद मैंने क्या लिखा? हैश इंक्लूड conio.h, ये भी एक दूसरा हेडर फाइल है। अब उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? वर्ड मेन। सर और हेडर फाइल मैथ्स जो आता है उसमें तो हम लोग ये कर इंक्लूड करते, वो कब करते हैं? जब मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करना हो तो जैसे आप मान लो कि एक नंबर हम लेते हैं, समझना, एक नंबर लेते हैं, मान लो इंट नम, और मैंने लिया यहाँ पे 12, करेक्ट। अब मुझे 12 का स्क्वायर प्रिंट करना है,
और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम रखता हूँ मैं स्क्वायर ऑफ नंबर। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं लिखूँ SON इक्वल टू और लिखूँ स्क्वायर रूट चाहिए मुझे SQRT, चलो 144 लिख ले रहा हूँ, 144, और मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो हमने लिखा SQRT और इसमें हमने डाल दिया नम को। अब यहाँ पे आएगा एरर, यहाँ पे क्या आएगा, एरर रिजल्ट इक्वल टू %d, और रिजल्ट किस में है, SON में है। अब अगर रन करने आओगे तो क्या है, एरर आएगा यहाँ पे, हाँ अभी एक एरर आएगा, फंक्शन SQRT शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज SQRT को आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते, पहले आपको जिस हेडर फाइल में SQRT को लिखा गया है उसको इंक्लूड कीजिए। अब मुझे ये पता नहीं कि SQRT किस हेडर फाइल में लिखा गया है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ये बता देगा कि किस में लिखा गया है, math.h में लिखा गया है, पता चला। अब मुझे यहाँ इस कंडीशन में मुझे यहाँ आकर के क्या लिखना पड़ेगा, math.h। अब समझ में आया तुम्हें, अब रन करके देखोगे, यस 12 आ गया। तो बस तेरा सवाल यही था कि math.h कब लिखेंगे, तो ये जवाब है तुम्हारे सवाल का कि जब मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना हो तो सबसे पहले math.h को क्या कर लो, सर क्यूब को भी निकाल देगा। हाँ क्यूब, हाँ, अगर उससे रिलेटेड फंक्शंस है तो निकालेगा बिल्कुल। अब इसके अंदर कितने फंक्शंस है, अगर ये सारी बातें समझनी है तेरे को तो यहाँ math.h पे क्लिक कर। अब देख इसमें इतना सारा फंक्शन है पड़ा हुआ, math.h हेडर फाइल्स के अंदर इतने फंक्शंस हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हो जा करके, सब कुछ मैथ से रिलेटेड सारा कुछ। आगे बढ़ा जाए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो math.h, अगर मुझे स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई काम करना होगा तो string.h, अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा तो क्या string.h का यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बात बता, ये जो num नाम का वेरिएबल हमने बनाया, यहाँ पे हमने लिया अभी क्या num और हमने इसमें वैल्यू रख दिया 10। अब मुझे ये बताओ कि num जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप तो इंट है, लेकिन इसका स्टोरेज क्लास क्या है। अगर हम कुछ भी नहीं रखे हैं तो क्या है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटो से। अच्छा, अब इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे, अभी मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूं तो इसमें वैल्यू क्या रहेगा, गार्बेज, वैल्यूज क्या रहेगा, गार्बेज। और इसका स्कोप क्या होगा, विद इन द ब्लॉक। अब जानबूझ के मुझे ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करो, हमने इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब इसके बाहर से मैं अगर इसको यूज करना चाहूँ तो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे printf वैल्यू ऑफ num is %d और num अगर मैं लिखूं, है ना, तो यहाँ दो बातें क्लियर होंगी। पहला तो एरर ये आ जाएगा, बोलेगा कि आप बाहर से यूज नहीं कर सकते हो। रन करते हैं, पहला तो एरर आ जाएगा अनडिफाइंड सिंबल num। क्यों, क्योंकि num इस ब्लॉक के अंदर से यूज हो सकता है, बाहर से यूज नहीं हो सकता है। और राइट, हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। और अभी क्लियर स्क्रीन को जो मैंने यहाँ पे लगाया ना, वो यहाँ से हटा करके ऊपर लगा लेंगे। नहीं, पुराना मैसेज अगर नहीं लगा होगा तो पुराना वाला मैसेज रहेगा, इसलिए क्लियर स्क्रीन। और यहाँ मैं उसको क्या करता हूँ, Alt+P पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, इस बार एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू क्या प्रिंट होगा, गेस करो, गार्बेज, अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगा। तो इसका स्कोप क्या है, विद इन द ब्लॉक। तो वही देगा, लेकिन गार्बेज ही है ना, हमने तो प्रेडिक्ट नहीं किया था।
ओह, जगह जल्दी बन रहा है। मेमोरी लोकेशन जो रहेगा वही ना, ये तय कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम या तुम तय नहीं कर सकते इसको कहाँ मेमोरी मिलेगी। अब ये तो हो गया कि अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू है। स्कोप क्या है इसका? विद इन द ब्लॉक। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? गार्बेज। क्या है? गार्बेज। अगर तुम ऑटो लिख भी देते हो फिर भी कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम थिंग। ये भी बात क्लियर हो गया कि क्या कीवर्ड लिखा जाता है। ओके, अब क्या है कि इससे मेमोरी कहाँ मिली होगी? रैम के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? रजिस्टर। क्या लिखता हूँ? रजिस्टर। अब जब रन करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल। देख रहे हो, रजिस्टर लिखे तो अलग तरह का वैल्यू मिला इसको कि वही मिला? अलग मिला। तो रजिस्टर क्या है? एक स्टोरेज क्लास। अच्छा, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसका अनप्रेडिक्टेबल है। अब सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि इसका स्कोप क्या होगा? स्कोप क्या होगा? तो विद इन द ब्लॉक। अगर हम बाहर यूज करने की कोशिश भी करेंगे तो कर पाएंगे नहीं, फिर एरर आएगा। समझ में आया कहानी? तो ये दो स्टोरेज क्लास को तो हम लोग क्रॉस चेक कर लिए। अब आते हैं तीसरे स्टोरेज क्लास के ऊपर। और तीसरा स्टोरेज क्लास है तेरा स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। अब स्टैटिक का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन इसका स्कोप क्या होता है? विद इन द ब्लॉक। अगर बाहर से यूज करने की कोशिश करेंगे फिर एरर आएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आएगा ही आएगा। हाँ, अगर वही ब्लॉक मान लो कि मैंने यहाँ नहीं, इसका ब्लॉक यहाँ पे बंद कर दिया बाय द वे, इसका ब्लॉक यहाँ एंड कर रहा है। अब ये रन करेगा? हाँ करेगा। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा? 0। तो स्टैटिक में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन ये काम करेगा विद इन द ब्लॉक। तो कितने स्टोरेज क्लास को चेक किया हमने? 3 को किया। अब इसका लाइफ अभी तक किसी का नहीं चेक हुआ है कि हुआ है? नहीं, लाइफ चेक नहीं हुआ है। याद रखो, 3 चीजें चेक कर लिया हमने। स्कोप चेक कर लिया, डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर लिया, लोकेशन चेक कर लिया, लेकिन लाइफ चेक नहीं किया। लेकिन वो तो बाद में करेंगे। सर ग्लोबल ग्लोबल का भी कुछ नहीं चेक हुआ है। हाँ, तो चलो अब ग्लोबल का हमें चेक करना है। तो ग्लोबल ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चा। ग्लोबल के लिए क्या तरीका है वो समझ। ये ब्लॉक बनाया था, उसको हटा दिया हमने। ग्लोबल के लिए मुझे लिखना होता है एक्सटर्न। क्या लिखना होता है? एक्सटर्न लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है? एक्सटर्न। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमने लिख दिया इंट नम और नम इक्वल टू 10। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है ये? ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ printf, और क्या लिखता हूँ? वैल्यू ऑफ नम इज %d, और यहाँ वैल्यू कहाँ से आएगा? नम से आएगा। रन करके देखता हूँ तो क्या आएगा? अनप्रेडिक्टेबल आएगा। क्यों भाई? तो यहाँ भी तो नम बना दिए हो, तो इस नम को नहीं उठा पा रहा है। लेकिन अगर इसको हम कमेंट कर देंगे तो तब 10 उठा लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये वाला भी रहे तो भी 10 ही उठाए। क्या उठा पा रहा है? नहीं उठा पा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटर्न। क्या लिखना होगा? एक्सटर्न। जब एक्सटर्न लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। जो ऊपर में डिक्लेयर है उसकी बात हो रही है। अगर मान लो हम यहाँ कुछ भी नहीं रखते हैं तो क्या वैल्यू होगा इसका? 0। तो क्या वैल्यू होगा? 0। और अगर हम यहाँ एक्सटर्न नहीं लिखते बुआ तो क्या होता? तो गार्बेज आ जाता, क्योंकि इसको क्या ट्रीट करता? एज अ ऑटो स्टोरेज क्लास। लेकिन जैसे ही यहाँ एक्सटर्न लिखा हूं तो इसको क्या ट्रीट करेगा? एज अ ग्लोबल स्टोरेज क्लास, है ना, एक्सटर्न। तो इतना तो क्लियर है। और इसको ब्लॉक वगैरह से कोई मतलब नहीं है। इवन कि अगर मान लो इंसर्ट एंड, यहाँ इसको ब्लॉक के अंदर भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोप क्या होता है? विद इन द ब्लॉक? नो, विद इन द प्रोग्राम, नॉट विद इन द ब्लॉक।
आगे बढ़े। अब एक चीज सभी पे चेक करना बाकी रहा है, वो क्या? लाइफ स्पैन, कि कब तक उस वेरिएबल का लाइफ एग्जिस्ट करेगा विद इन द प्रोग्राम। करेक्ट? वो अभी नहीं चेक हुआ है। क्या हुआ ना? चलो चेक करते हैं। अब लाइफ 2 ही का क्या रहता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, स्टैटिक का और ग्लोबल का, और बाकी 2 का, ऑटो का, रजिस्टर का क्या रहता है? मतलब टिल एंड ऑफ द ब्लॉक, जब तक ब्लॉक एंड नहीं करे तब तक। अब इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए बुआ करना क्या पड़ेगा आप लोगों को? मैं एक बनाता हूं यहां पे फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन बनाना तो बताया हूं ना सबको कि नहीं? एक फंक्शन बनाता हूं, और फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है, उसका फंक्शन का नाम लिखना होता है। अब फंक्शन का नाम क्या रखते हैं? टेस्ट रख लें? टेस्ट रखते हैं। अब ये किस नेचर का बनाना है? ये अभी किस नेचर का फंक्शन दिख रहा है? टेक नथिंग। अभी कुछ लिखे नहीं है तो रिटर्न नथिंग भी है। अगर यहां कुछ लिख देंगे तो टेक समथिंग नेचर का हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां एक वेरिएबल मैं डाल दूं, दैट इज व्हाट। यहां मैंने लिखा इंट एक्स, एक वैल्यू रिसीव करेगा ये, और मैं यहां पे डाल रहा हूं, ध्यान से समझना, इंट टी इक्वल टू इंट टेम्प इक्वल टू। इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूं, मतलब इनिशियल वैल्यू 1 डाल दे रहा हूं। डाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल डाल सकता हूं। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं लिखने वाला हूं यहां पे या चलो इसको टेक नथिंग नेचर का ही बना दो, डजेंट मैटर। और इस टी को टेम्प का वैल्यू ये रखा मैं, और टेम्प को मैं इंक्रीज कर देता हूं। कर सकता हूं? टेम्प प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब टेम्प के वैल्यू को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। अभी अगर मैं पूछूं कि यहां टेम्प का स्टोरेज क्लास क्या है? हियर अ स्टोरेज क्लास ऑफ टेम्प इज क्या है? जल्दी बता। कुछ करोगे बदमाशी? कुछ नहीं है तो क्या है? ऑटो, या क्या बोलेंगे इसको? डिफॉल्ट। कौन सा स्टोरेज क्लास है? डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। और क्या कीवर्ड लिखा जाएगा इसके लिए? ऑटो। तो हमने पढ़ा ये था कि इसका लाइफ स्पैन कब तक रहता है बुआ? टिल एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब जब तक ही ब्लॉक यहां तक चल रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक, तबे तक है। जैसे ही ब्लॉक खत्म तो टेम्प क्या हो जाएगा? खत्म। यही ना बात है? अच्छी बात है, जरा देखें। अब इसको मैं कॉल करता हूं, लेकिन कॉल करने से पहले मैं प्रिंट कर लेता हूं। किसको? टेम्प के वैल्यू को। कर दूं? वैल्यू ऑफ टेम्प इज %d, और क्या यहां प्रिंट करेंगे? टेम्प। टेम्प ही है ना? अच्छा टेम है ना, टेम्प है। टेम्प कर देता हूं, टेम्प कर देता हूं, और यहां क्या डालता हूं? टेम्प डाल देता हूं। चलेगा या नहीं? हाँ चलेगा। यहाँ /n लगा देता हूँ। अब जरा रन करके देखें, अभी कोई रिजल्ट नहीं, बिकॉज इस फंक्शन को हमने कॉल किया है नहीं। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ यहाँ से। अभी क्या रिजल्ट आएगा? 2 आया पहली बार में, क्योंकि टेम्प का वैल्यू मैंने 1 रखा था, 1 इंक्रीज कर दिया। ऑल राइट। अच्छा दोबारा मैं इसी को कॉल करता हूँ। इस बार पहले लाइन में तो 2 आएगा, दूसरे लाइन में भी क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि टेम्प तो डिलीट हो चुका होगा। 2 ही आएगा, समझ रहे हो? अच्छा तीसरी बार भी कॉल करेंगे तो क्या आएगा? गेस करो तो भी 2 ही आएगा। आया? इसका मतलब ये है कि पहली बार जब टेस्ट कॉल हुआ तो टेम्प का वैल्यू 1 हुआ, फिर इंक्रीज किया, फिर प्रिंट कर दिया, और टेम्प वहीं पे डिलीट हो गया। तब ना अगली बार फिर 2 ही से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके पहले कुछ नहीं लिखा था तो क्या लिखा हुआ है? ऑटो। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? जल्दी बोलो तुम लोग। रजिस्टर। क्या लिख सकता हूं? अब रजिस्टर लिखेंगे तो क्या होगा? सेम थिंग। क्या होगा? इसका भी लाइफ कब तक रहता है? टिल एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब जब तक ये ब्लॉक चल रहा है तभी तक। 2 ही आएगा हर बार। कोई दिक्कत? थर्ड क्या होता है? ऑटो एंड रजिस्टर के बाद
स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? हाँ, स्टैटिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो पहली बार में 2, अब 2 से 1 इंक्रीज करा तो 3, 3 से 1 इंक्रीज करा तो 4। ग्लोबल में भी तो सेम आंसर आएगा। हाँ, यही समझाना चाह रहा था। अगर वही मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्लोबल, ग्लोबल तो नहीं लिख सकते बुआ। ग्लोबल अगर लिखने की गलती करोगे तो एरर आएगा कि ग्लोबल कोई कीवर्ड नहीं है। क्या लिखना होगा? एक्सटर्न लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सटर्न वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड। एक्सटर्न को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्या आ रहा है कि पहले इसका कोई वेरिएबल बना हुआ है ही नहीं पहले से। क्या है बना हुआ? नहीं, तो कंपाइलेशन का क्या आ गया एरर। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे एक, ओहो माय बैड, ऊपर जाता हूँ और यहाँ आकर के क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। बना दूँ किस नाम से? इंट, वही नाम से, टेम्प के नाम से। अब जब रन करेंगे अब कोई पंगा नहीं, 1 2 3 सही आ रहा है। यस, तो वहाँ पे तो दे सकते हैं इक्वल टू 1। हाँ क्यों नहीं, यहाँ 1 दे दो तो 2 3 4 आएगा। इस बार क्या आएगा? 2 3 4 आएगा रिजल्ट। तो ये कहानी था तुम्हारा किसका? स्टोरेज क्लास का। इस वीडियो को सेपरेट कर लिया जाए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा।